भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। ये एक स्टूडेंट ने मुझे एक डाउट भेजा है, ध्यान से देखना। ये पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। आप इसको ध्यान से देखना कि सोल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। करली स्क्वेयर वाई अपॉन करली टी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर करली स्क्वेयर वाई बाई करली एक्स स्क्वेयर वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 to L एंड टी इज ग्रेटर देन 0। अब y के अंदर जब मैं यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करूँगा और l पुट करूँगा और t को फिक्स करता हूँ तो y की वैल्यू 0 होगी, और x को फिक्स करके t की जगह पे 0 पुट करूँगा तो इनिशियल वैल्यू fx आएगी। इस चीज़ पे ध्यान रखना, यानी कि जब आप पूरे क्वेश्चन पे चलोगे आप तो सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस मत करना, मेथड को ध्यान में रखना। जैसे जैसे fx बदलेगा वैसे वैसे वो लास्ट के बस 3-4 स्टेप बदलेंगे, बाकी हर क्वेश्चन में सब कुछ सेम रहेगा। तो इसलिए प्रोसीजर सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर fx की वैल्यू गिवन है, अगर लिमिट 0 से L/2 है तो वो x होगा, और L/2 से L है तो वैल्यू fx की L माइनस एक्स होगी। यानी कि हर केस में fx बदलता जाएगा तो लास्ट में 3-4 लाइनें बदलती जाएंगी, अदरवाइज सेम प्रोसीजर रहेगा। अब इन्होंने लिखा सॉल्यूशन में एक चीज़ और, यहाँ पे करली y बाय करली टी x,0 जो है वो 0 है। यानी कि जब t की वैल्यू 0 रखूँगा, डेरिवेटिव ऑफ y, पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू 0 पे वो 0 होगा। अब इन्होंने लिखा है प्रोसीडिंग एज इन लास्ट प्रॉब्लम, यानी कि जो इसमें सोल्व करना है वो पहले क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व हो चुका है, वहां तक वो कंप्लीट करना ही है, उसके बाद ये प्रोसीजर होगा। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को, ताकि वो प्रोसीजर भी आप समझ जाओ और उसी के साथ आपकी वेव इक्वेशन भी क्लियर हो जाएगी। जैसे इन्होंने लिखा, फोरियर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन। इनिशियली डिस्प्लेस्ड वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तब आपके पास क्या होगा, तो करली स्क्वायर वाई बाय करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर करली स्क्वायर वाई बाय करली एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी कंडीशन ए के हिसाब से चेंज होगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास है कि 0 और एल पे 0 रहेगा, वाई x,0 एफ एक्स है, और करली वाई बाय करली टी x,0 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर जो y है आपका वो x इंटू टी होगा, जहाँ पे x सिर्फ x का फंक्शन होगा, t सिर्फ t का फंक्शन होगा। सेम वे में करली स्क्वायर वाई बाय करली टी स्क्वायर करोगे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू t का मतलब t का डबल डेरिवेटिव, x फिक्स रहेगा कांस्टेंट एज इट इज। फिर करली स्क्वायर वाई बाय करली एक्स स्क्वायर में x का डबल डेरिवेटिव होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, t फिक्स कांस्टेंट के रूप में रहेगा। अब यहाँ से आपके पास ये बताया हुआ है कि टी डबल डैश का मतलब ये है और एक्स डबल डैश का मतलब ये है। सब्सटीट्यूटिंग इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन 1, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन थी करली स्क्वायर वाई अपॉन में करली स्क्वायर टी, मैं लिख देता हूँ एक बार, ये इक्वेशन है करली स्क्वायर वाई अपॉन में करली स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर करली स्क्वायर वाई बाय करली एक्स स्क्वायर। यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में है तो इसका मतलब टी का डबल डेरिवेटिव, एक्स फिक्स है, ए स्क्वायर यहाँ एक्स है, एक्स का डबल डेरिवेटिव टी फिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन ये आ गई, ए स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। ये कंडीशन आपके पास सोल्व होकर के आ जाएगी। अब इसके बाद वही प्रोसीजर है, लेफ्ट साइड सिर्फ एक्स का फंक्शन है, राइट साइड सिर्फ टी का फंक्शन है। तो ये बातें लिखने के बाद हम इसको और इसको दोनों को हम किसके इक्वल मानेंगे, लैम्डा के। फिर इसको लैम्डा के इक्वल रखने से ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको लैम्डा के इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें जब मैं इनिशियल वैल्यू, यानी कि यूजिंग बाउंड्री कंडीशन 2 इन 4, बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू जब मैं 0 और एल रखूँगा तो जो वाई है आपका, वाई का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्स टी है, उसमें एक्स की वैल्यू 0 रखी तो 0 आएगा, एल रखूँगा तो भी 0 आएगा। दोनों ही कंडीशन में 0 आने का मतलब ये है कि एक्स 0 भी 0 है और एक्स एल भी 0 है, क्योंकि टी जो फंक्शन है वो नॉन जीरो है। इसके बाद हमारे पास केस आएंगे कि लैम्डा अगर 0 है तो एक्स डबल डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा को 0 रखते ही एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब एक्स ऑफ एक्स जो है वो ए एक्स प्लस बी आएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एपिसोड अगर आप 7 को देख लोगे तो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। फिर इसके बाद हमारे पास ये है कि इसमें आप x को 0 रखोगे तो a वाली टर्म पूरी 0, ये भी वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर b की वैल्यू 0 रख के x की जगह l रखोगे तो a l इज इक्वल टू 0 आएगा, वहाँ से a भी 0, दोनों कंडीशन 0 आने पे ये कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। फिर लैम्डा ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, ग्रेटर देन 0 का मतलब लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर। अल्फा स्क्वेयर आने के बाद हम लैम्डा की जगह जब अल्फा स्क्वेयर पुट करेंगे, देखो ध्यान से, लैम्डा पॉजिटिव आना है। पॉजिटिव का मतलब हमारे यहाँ पर एक अल्फा स्क्वेयर माना, क्योंकि किसी भी
वेरिएबल का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और इस कंडीशन में हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होता है, देखो एक्स डबल डैश है माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी ये, और यहाँ से डी आ जाएगा प्लस माइनस एल्फा, और फाइनल सॉल्यूशन ये बन जाएगा ई की पावर एल्फा एक्स प्लस ई की पावर माइनस एल्फा, यहाँ पर एक कांस्टेंट ए और यहाँ पे कांस्टेंट बी लग जाएगा। इस तरह का सॉल्यूशन आपके पास ये आएगा। ये आने के बाद फिर वही बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने का मतलब ये है कि जब मैं x के अंदर x को 0 पुट करूँगा तो e की 0 1 और यहाँ पे भी 0 1, तो यहाँ पर a प्लस बी आ जाएगा। इस तरह से a प्लस बी की वैल्यू 0, क्योंकि x एट 0 0 है आपके पास, और फर्दर एम्प्लॉय करके b की वैल्यू आ जाएगी माइनस a। अब इसके अंदर जब मैं l पुट करूँगा तो a e की पावर एल्फ़ा l प्लस b e की माइनस एल्फ़ा l। अब यहाँ पे b की वैल्यू आप हटा करके माइनस ए पुट कर दो, और a जब मैं कॉमन लूँगा तो e की अल्फ़ा l माइनस e की माइनस अल्फ़ा l इज इक्वल टू एक्स एट l जो है वो आपका 0 है। तो ये पूरी ब्रैकेट इस 0 के अपॉन में जाएगी, तो a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। अब a और b दोनों 0 होने पे ये कंडीशन भी रिजेक्ट। अब लास्ट केस आता है इसका थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है कि अगर लैम्डा जो है लेस देन 0 है तो क्या होगा। अगर लैम्डा जो है हम लेस देन 0 लेके चलते हैं तो लेस देन 0 का मतलब है अल्फ़ा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि आपके पास जो लैम्डा है वो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर का नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा ये। और इस तरह से आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन ये थी लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, इसकी जगह पे माइनस अल्फ़ा स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बनेगी इज इक्वल टू 0, फर्दर एम्प्लॉय करके डी की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वेयर उसका नेगेटिव, और यहाँ डी स्क्वेयर है, डी की वैल्यू अंडर रूट माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर और प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस अल्फ़ा आयोटा, ये वैल्यू आ जाएगी। और x आपका इस तरह से बन जाएगा कि एक कांस्टेंट c1 ले लो, कोस अल्फ़ा एक्स प्लस c2 साइन अल्फ़ा एक्स, ये बनेगा आपके पास सॉल्यूशन। तो यही इन्होंने बना रखा, इन्होंने c1 c2 की जगह a और b ले रखे हैं। अब अगर मान लो मैं x को 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 0, कोस 0 1, तो a, और इसकी वैल्यू 0 तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब अगर मान लो मैं x की वैल्यू l पुट करता हूँ तो a कोस अल्फ़ा एक्स प्लस b साइन अल्फ़ा एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 0 है, और ये आपका एक्स एल आएगा इक्वल में, और एक्स एल की वैल्यू 0 रखने की वजह से 0 हुआ। अब हम a पहले भी 0 निकाल चुके हैं, तो इसलिए ये कंडीशन तो 0 हो जाएगी, b साइन अल्फ़ा एल इज इक्वल टू 0, और इस तरह से b साइन अल्फ़ा एल इक्वल टू 0, और दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, अगर मैं b को 0 लेता हूं तो ये कंडीशन भी रिजेक्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, तो इसलिए हम इस केस को रिजेक्ट कर देते हैं। वी हैव ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा एल को इक्वल टू 0 रखेंगे, जहां पर अल्फ़ा एल एन पाई आएगा। एन पाई आने का मतलब है कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, माइनस यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ गई एन पाई अपॉन एल, तो उसका स्क्वायर, माइनस ये रहा अल्फ़ा का स्क्वायर का मतलब एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू आ गई। जनरल केस में लैम्डा एन कंडीशन ले लो, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो इस तरह से हमारे पास एक्स एन जो है वो आ जाएगा बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास लास्ट सॉल्यूशन बचा था वो ये था कि भाई ए तो 0 हो गया था, ए 0 होने की वजह से बी साइन अल्फ़ा एक्स बचा था, फिर अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी कि एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में सिमिलरली जब टी डबल डैश प्लस यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन थी सेम टू सेम, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर था, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दी, तो वो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ए स्क्वायर टी इक्वल टू में 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा टी इज इक्वल टू ए कोस एन पाई ए टी अपॉन एल प्लस बी साइन एन पाई ए टी अपॉन एल, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर भी है, तो एन भी आएगा, पाई भी आएगा, ए भी आएगा, अपॉन में एल भी आएगा, और सबका स्क्वायर है। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा आएगा, इसलिए स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये आ गया ए कोस एन पाई ए टी अपॉन एल और प्लस बी साइन एन पाई ए टी अपॉन एल। ये आने के बाद अब आगे क्या करेंगे वो देखिए, थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है इस क्वेश्चन का, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए और ध्यान से देखते जाइए। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि करली वाई अपॉन करली टी एक्स कोमा 0 0 है,
तो इस तरह से देखिए करली वाई बाय करली टी का मतलब है जो वाई था, वाई हमारे पास ये है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। वाई जो हम मान करके चले थे वो एक्स इंटू टी मान करके चले थे। करली वाई बाय करली टी का मतलब है सिर्फ एक्स टी डैश। अब इसमें जब मैं टी को जीरो रख दूंगा तो कंडीशन ये बन जाएगी आपके पास कि भाई एक्स एक्स टी में टी की वैल्यू जीरो डालोगे तो वो इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। यहाँ से हम देखते कि एक्स ऑफ एक्स जो है वो अपॉन में चला जाएगा, टी डैश जीरो जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब टी डैश जीरो कैसे निकलेगा, टी डैश जीरो के लिए आपको टी की वैल्यू पता होनी चाहिए। टी की वैल्यू हमारे पास निकल करके आई थी जनरल केस में ए एन कोस एन पाई ए टी अपॉन एल प्लस बी एन, जनरल केस वाला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि हमें जनरल में चाहिए। पहले तो मैं सिंपल वाला लिख देता हूँ, ए कोस एन पाई ए टी अपॉन एल प्लस बी साइन एन पाई ए टी अपॉन एल। अब हम इसका करते हैं डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी का डेरिवेटिव यानी कि टी डैश ऑफ टी इज इक्वल टू ए माइनस साइन एन पाई ए टी अपॉन एल, और मल्टीप्लाई में एन पाई ए कांस्टेंट है तो वो भी आएगा और अपॉन में एल भी आएगा। फिर प्लस बी साइन का हो जाएगा कोस एन पाई ए टी अपॉन एल और एन पाई ए एक्स्ट्रा अपॉन में एल, क्योंकि जो टी का कोफिशिएंट है एन पाई ए अपॉन एल वो साथ में मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब जब मैं इस टी डैश में टी को जीरो रख दूंगा तो साइन जीरो जीरो तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, इक्वल में सिर्फ बचेगा बी एन पाई ए अपॉन एल, ये तो कांस्टेंट, और कोस एन पाई ए टी डिवाइडेड बाई एल, सिर्फ एंगल के अपॉन में एल है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आ गई, और जो ये बी इंटू में एन पाई है ये सारे का सारा पूरे का पूरा कांस्टेंट एक ए एन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया ए एन कोस एन पाई ए टी अपॉन एल। वाई एन एक्स टी होगा एक्स एन और टी एन। एक्स एन जो आया था और जो टी एन आया उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, एक्स एन वाले में साइन आया था, टी एन वाले में कोस आ गया, तो साइन इंटू कोस तो लिखा ही जाएगा। लेकिन जो कांस्टेंट उसमें था और जो इसमें कांस्टेंट है, जो हमारे पास कांस्टेंट था उसके अंदर एक्स की कंडीशन में देखिए जो एक्स आया था वो ये आया था हमारे पास बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो बी एन इंटू ए एन वो तो बन गया सी एन, ये साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ये रहा, और ये कोस, ठीक है। अब यहाँ पर सी एन बी एन इंटू एन, तो ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया यहाँ तक। अब मेन चीज़ स्टार्ट होती है जहाँ से हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बदलना पड़ेगा। जैसे कि वाई एक्स कोमा जीरो, यानी कि टी की वैल्यू जीरो रख दूंगा तो वो क्या आएगा, एफ एक्स। वी कंसिडर द मोर जनरल सॉल्यूशन, तो वाई एक्स टी जो है वो समेशन हो जाएगा, यानी कि जो भी ये आया वाई उसके आगे समेशन का साइन लगा दो। अब इसमें टी को जीरो पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर जीरो पुट करने पे एफ एक्स के इक्वल आएगा। टी को जीरो पुट किया तो कोस जीरो वन हो जाएगा, सिर्फ सी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल बचेगा। अब यहाँ पर ये जो है वाई एक्स कोमा जीरो वो है आपका एफ एक्स, ठीक है। अब इसमें जो सी एन है, सी एन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से टू अपॉन एल जीरो टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो भी एफ एक्स होगा वो पुट करोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे और वहाँ से सी एन निकल आएगा, वो वैल्यू वापस रख दोगे। तो यहाँ से जो सी एन आया वो ये है, ये वैल्यू एज इट इज़ उठा करके मैंने यहाँ पर रख दी, तो ये कंडीशन आपके पास आ गई। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व यहाँ तक तो करना ही करना है। इसके बाद क्या होगा वो देखिए। अब आपके पास वाई एक्स टी ये आ चुका, सी एन ये टू बाई एल जीरो टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल आ चुका। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस एल को ब्रेक कर दिया, जीरो से एल बाई टू और एल बाई टू से एल, और फंक्शन सेम टू सेम रखा गया। बस कंडीशन क्या है कि जो एफ एक्स है वो जीरो से एल बाई टू में एक्स है और एल बाई टू से एल के बीच में एल माइनस एक्स। अगर यहाँ कुछ और दे रखा होता तो हम वही वैल्यू यहाँ पर रखते, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा और उसके लिए हम बाई पार्ट का यूज़ करेंगे। इसमें बाई पार्ट लगाओगे, इसमें भी बाई पार्ट लगाओगे और सॉल्यूशन आ जाएगा। वो बाई पार्ट कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन करके, क्योंकि मोस्टली बच्चे उसी में गलती कर देते हैं कई बार। जैसे कि आपके पास ये आया सी एन इज इक्वल टू टू बाई एल जीरो टू एल बाई टू एक्स साइन एन पाई एक्स डिवाइड में एल है डी एक्स, ठीक है। और प्लस में फिर है टू बाई एल लिमिट एल बाई टू से एल ब्रैकेट में एल माइनस एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। अब बाई पार्ट किस तरह से चलेगा उसको ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट एज इट इज़ साइन का इंटीग्रेशन माइनस
कोस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल, और जो भी x का कोफिशिएंट है उससे ही हम डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ लगता है माइनस का साइन, जो यहाँ है उसका डेरिवेटिव 1, और जो इस ब्रैकेट में है उसका इंटीग्रेशन। माइनस कोस का साइन एन पाई एक्स डिवाइड में एंगल में l है ही, और ऑलरेडी एन पाई एल तो था ही, एक एन पाई बाई एल और आएगा तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया इस पहले वाले का, और यहाँ पर जो लिमिट है वो है 0 से l/2। फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर 2/l, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब की बार है l माइनस एक्स, तो l माइनस एक्स एज इट इज़। साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का कोस n पाई एक्स बाई एल, ये हो गया। लेकिन x का जो कोफिशिएंट है n पाई बाई एल, उसे डिवाइड करोगे, फिर माइनस का साइन, l माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और -1 के बाद जो इस ब्रैकेट में है उसका इंटीग्रेशन माइनस साइन एन पाई एक्स बाई एल अपॉन में एन पाई बाई एल, एक बार और आएगा तो स्क्वायर। आगे -1 का करूँगा तो 0। ये एक्चुअल में रिपीटेड बाई पार्ट है जो लैम्ब्रेज रूल से डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से ये होता है यूज़। देखिए पहले x है तो पहले वाले केस में x रहेगा, और जो साइन है उसका इंटीग्रेशन। फिर अगले स्टेप में x का डेरिवेटिव हो जाएगा, और जो ये है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर ऐसी टर्म बचती है कि अगला डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो हम आगे नहीं करेंगे, और अगर ऐसी टर्म बचती है कि डेरिवेटिव हो सकता है तो प्लस का साइन लगा करके हम इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी, लेकिन इसमें 2 ही स्टेप में फिनिश हो रही है, इसलिए हम यहीं तक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, l/2 पुट करूँगा और 0 पुट करूँगा, तो कंडीशन किस तरह से बनेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए अब कैसे, ये तो है आपका 2/l, ठीक है। अब जब मैं l/2 पुट करूँगा तो x की वैल्यू l/2 माइनस बाहर आ गया, कोस n पाई, x की जगह पर है l अपॉन l था ही और 2, और ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस का साइन है, यहाँ पर साइन n पाई, x की जगह पे l/2 और 2l, l से l कैंसिल क्योंकि l अपोल में ऑलरेडी है, और जो ये डिवाइड में n पाई बाई l है ये एज इट इज़ रहेगा इसके अपॉन में भी और इसके अपॉन में इसका स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका, ठीक है। फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, 0 पे साइन 0 तो 0 हो ही जाएगा, ये तो 0 देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर x की वजह से 0 हो जाएगा, इसलिए कम्प्लीटली 0। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट वाले में जो लिमिट है वो है l/2 से l, तो पहले मैं l पुट करूँगा। l पुट करने पे l माइनस एल 0, तो ये टर्म तो 0 हो ही गई। 2/l ब्रैकेट स्टार्ट, ये टर्म हो गई 0, ये माइनस माइनस, और फिर एक नेगेटिव बाहर है ही ऑलरेडी, तो माइनस, और ये आपका माइनस प्लस, और ये फिर माइनस, ठीक है। साइन n पाई l अपॉन l, और यहाँ पर l से l कैंसिल, और अपॉन में n पाई बाई l का होल स्क्वायर है, तो ये तो अपर लिमिट रखी गई, ठीक है। अब माइनस का साइन 2/l, अब लोअर लिमिट l/2 पुट करेंगे। अब l में से l/2 माइनस होगा तो l/2 बचेगा, तो हम वो l/2 लिख देते हैं। ये वाला जो नेगेटिव है ये आगे आ जाएगा, कोस n पाई l अपॉन 2, और l अपॉन में ऑलरेडी है तो l से l कट जाएगा। फिर आपके पास है यहाँ पर l/2 पुट करोगे तो ये कंडीशन इस तरह से बनेगी, माइनस प्लस माइनस माइनस साइन n पाई l अपॉन में, ये l है ही लेकिन हमने लोअर लिमिट l/2 पुट किया तो अपॉन में 2 भी आएगा, और इसके अपॉन में n पाई बाई l का होल स्क्वायर है। इस तरह से मैंने लिमिट पुट अप कर दी। अब हम देखते हैं कि किसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं। तो ये है आपके पास 2/l, ये तो 2/l है, ठीक है। ब्रैकेट में ये l/2 है माइनस में, ये l ऊपर n पाई नीचे, कोस n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। इधर साइन n पाई/2 है, साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, और n लगने का मतलब है आपके पास ये वैल्यू -1 की पावर n ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका आ रहा है n पाई/2, इस पे वैल्यू 0 भी हो जाएगी क्योंकि इसमें आपका जब n ओड होगा तो ये 0 हो जाएगा। इवन वाले केस में आपकी -1 की पावर n बनेगी। तो ये ध्यान रखना कि जो आपके पास कोस n पाई/2 है ये आपके पास दो वैल्यू निकाल करके लाएगा। एक वैल्यू तो वो आएगी जब n आपका ओड होगा, और एक आपका n इवन होगा। इवन होने पे वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हम इस तरह से कंडीशन लेते हैं कि कोस 2m पाई/2,
ठीक है, n को मैंने इवन ले लिया और एक कोस मैंने ओड ले लिया π/2 करके, ठीक है, n को, और यहाँ पर n ले लिया मैंने 2m+1 इवन और ओड कंडीशन, तो यहाँ से 2 कट गया, तो एक प्रकार से ये -1 की पावर m बन जाएगा। और ओड π/2 में उसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। सेम वे में यहाँ पर भी यही होगा और इस तरह से फाइनल आंसर आपके पास जो बनेगा फुल एंड फाइनल वो ये बन जाएगा कट पिट करके, क्योंकि इसमें ये वैल्यू जो थी मैंने इस पर ध्यान दिया ही नहीं कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट जाएगी, क्योंकि ये सेम टू सेम आएंगे L/2 वाले, सिर्फ साइन वाली कंडीशन 2 बार बचेगी और वो कंबाइंड होकर के आपके पास आ जाएगी 4L/n² π² sin n π/2 इंटीग्रेशन करने के बाद। अब इसमें भी अगर n इवन है, आपका इवन होने का मतलब 2 से कट जाएगा और उस पर वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और अगर n ओड है तो ओड को मैं 2m-1 लिख सकता हूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि साइन 2m-1 π/2 हम इस n की वैल्यू रख देते हैं और ये कंडीशन आ गई। और इसमें आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी -1 की पावर m+1 या m-1 लिख सकते हो आप, क्योंकि फिर वो m पे डिपेंड करेगा कि m अपने आप में इवन या ओड है। अगर m आपका इवन है तो पावर ओड आएगी, यानी कि ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव, अगर n आपका ओड है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा 4L/n² π² और -1 की पावर m+1, और यहाँ पर n की जगह पे आप वैल्यू क्या रखोगे ओड, यानी कि 2m-1 रखोगे, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो yxt जो है वो 4L/π² समेशन -1 की पावर m+1/2m-1 का स्क्वायर और साइन इंटू कोस, और साइन इंटू कोस में जो n था उसकी जगह पे 2m-1 ये वैल्यू रख दी जाएगी, ठीक है। और बाकी आपका πx/L ये है ही, और इसमें ये π80 कोस वाले में π80 आएगा और n की जगह पे 2m-1/L। तो इस क्वेश्चन में ना ये चीज़ देखने को मिली, अगर मान लो यहाँ पर x² यहाँ कुछ हो रहा जाए तो आप जब इंटीग्रेशन को ब्रेक करोगे तो fx की वैल्यू उसी हिसाब से लोगे आप। यहाँ मान लो x² तो x², और यहाँ अगर कुछ हो रहा है तो वो वैल्यू लोगे। तो आप घबराना मत, क्वेश्चन चाहे कुछ भी आ जाए, प्रोसीजर सबका सेम ही है, यही होगा।